हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम विजन आईएएस के मंथली मैगजीन के अंदर जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो स्टेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया एंड हिंदू कुश हिमालय। ये एक रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इसके अंदर 8 मेंबर हैं इसके। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, श्रीलंका। तो ये यहाँ से देखते हैं हम, तो ये साउथ एशिया वाले जितने मेंबर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, यानी कि ये हिमालयन वाले मेनली रीजन्स हैं, वो इसी का हिस्सा हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की। ठीक है, इसका काम क्या है? सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट माउंटेन डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका मेन काम है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट से रिलेटेड है 5.2। ये मार्क किया हुआ है 5.2, टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है। तो हुरिकेन ईडा कहाँ पे आता है? यूएसए के अंदर आया था। देन साइक्लोन यास एंड टॉक्टे, ये इंडिया के अंदर आए थे 2022 के अंदर। बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया 2018-19 के अंदर। आईपीसीसी पब्लिश करता है असेसमेंट रिपोर्ट 6। आईपीसीसी पब्लिश करता है असेसमेंट रिपोर्ट 6। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसमें क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कीव के द्वारा। कीव क्या है? काउंसिल फॉर एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। तो ये रिलीज किया जाता है काउंसिल फॉर एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी बताते हैं, एंड साउथ इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। देन आईएमडी ने बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट मानसून पे क्या पड़ रहा है। तो मानसून पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? इसके अंदर रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रही हैं, मानसून ब्रेक ज़्यादा हो रही हैं, लेस फ्रीक्वेंट रेनफॉल हो गई है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो हमें कि अर्बन फ्लडिंग के रूप में दिखाई देती है। बेंगलोर के अंदर भी अभी अर्बन फ्लड आई थी। दैन आल्सो क्या हुआ है कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो साउथवर्ड शिफ्ट कर गया है, एंड ITCZ है वो साउथवर्ड थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, जिसके कारण एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्सों में ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है वो एयर पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019। और ये पूछा भी जा चुका है मेंस के अंदर एक बार। दैन ये प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 के अंदर शुरू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसके अंदर टारगेट था वो क्या था? 20 to 30% रिडक्शन था। 20 to 30% रिड्यूस करना था PM10 एंड PM 2.5 को बाय 2024-25 तक। उसको अभी मॉडिफाई करके कितना कर दिया गया है? 40% कर दिया गया है 2026 तक। तो जो PM10 एंड PM 2.5 को कितना रिड्यूस करना है, अभी कितने कंसंट्रेशन को उसको रिड्यूस करना है? 40% बाय 2026 तक। और ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो 132 सिटीज के अंदर लागू किया गया है, जिसके अंडर 123 सिटीज हैं वो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, यानी कि उनको जो टारगेट दिया गया था वो अचीव नहीं कर पाए हैं लास्ट 5 ईयर के अंदर में। एंड ये जो टारगेट्स है उसको दिया जाता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर। इनको टारगेट दिए जाते हैं कि ये PM10 इतना कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम करना है। तो इसके अंदर उन्होंने नहीं अटेंड किए हैं, इसलिए उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज बोला जाता है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? प्राणा पोर्टल। तो इस पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ये मॉनिटर करता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, मॉनिटरिंग के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है, प्राण पोर्टल को। एंड एयर क्वालिटी वेदर सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ के अंदर। देन नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो रिड्यूस करने हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन सी गैसेज है इसके अंदर? इसके अंदर 12 गैसेज होती हैं मेनली जिनका रिड्यूस करना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर ऑक्साइड SO2, PM10,
PM2.5, ओजोन, अमोनिया, लेड, बेंजोपायरिन एंड निकल। तो इनका मॉनिटर किया जाता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंडर। इन गैसेस को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, ये पूछा भी गया है प्रीलिम्स के अंदर, एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर अंडर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर इसको चलाया जाएगा 131 सिटीज के अंदर, जिनकी रैंकिंग की जाएगी। जो 40 डिग्री का टारगेट दिया गया है उसको अचीव करना है 2025-26 तक PM10 एंड PM2.5 को। तो उसी को मॉनिटर करने के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया जाएगा सिटीज के अंदर। उनको एनुअली क्या है, अपने सिटीज की सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा हर शहर को, जो इसके अंदर आते हैं 131 सिटीज। टॉप 3 है उसमें से इनको केस अवार्ड दिया जाएगा, टॉप 3 को केस अवार्ड दिया जाएगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंडर में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया था एंड 8 चीता हम लेके आए थे नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, नामीबिया के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चीता पाए जाते हैं एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है एंड इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है। NTCA इसकी नोडल एजेंसी थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया है। चीता इंडिया के अंदर कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, 1952 के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए थे। गवर्नमेंट का प्लान है 50 चीता लेके आने हैं 5 साल के अंदर। साउथ अफ्रीका से भी हम 12 चीता लाने की बात कर रहे हैं एंड इसके अंदर जो चीता रिलीज किए गए थे उनको क्या है, वैक्सीनेट किया गया था पहले, फिर सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स उनसे अटैच कर दिए गए थे, गले में बांध दिए गए थे, देन उनको रिलीज कर दिया गया था वाइल्ड में ताकि उनकी ट्रैकिंग हो सके। देन वॉलेंटियर इसके लिए चीता मित्रस को वॉलेंटियर्स की एक टीम बनाई गई थी एंड जो विलेजर्स के अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी उनको क्या बोला गया, चीता मित्रस बोला गया। ठीक है, अबाउट टाइगर्स, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट इन चीताज के बारे में। एंड इसके लिए एक लोकल मास्कोट भी रिलीज किया गया था जिसका नाम क्या है, चिंटू चित्ता। इसको लोकल मास्कोट भी रिलीज किया गया था ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने इसके लिए एक चीता टास्क फोर्स का भी गठन किया है 2 ईयर के लिए, जो इसको मॉनिटर करेगी प्रोजेक्ट को। चीता टास्क फोर्स फॉर 2 ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो बड़ा सा नाम है। ठीक है, अफ्रीकन चीताज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अफ्रीकन चीताज आर द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल होते हैं जिनकी स्पीड कितनी होती है 80 to 128 किलोमीटर पर आवर। एंड चीता एक ऐसा एनिमल होता है जो रोर नहीं करता है। बाकी एशियन केट लाइक टाइगर है, लायन है, वो रोर करते हैं, चीता रोर नहीं करता है। तो ये डाईयूरेनल होते हैं, यानी कि ये डे के टाइम पे हंटिंग करते हैं चीता। इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है चीता का कितना होता है, 93 डेज होता है। एंड ये जो 3 तरह के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, मदर के साथ तो चाइल्ड रहता ही है, देन ये कुछ एक ग्रुप में रहना भी पसंद करते हैं, कुछ एक सोलो रहना पसंद करते हैं, यहाँ पे सोलो आएगा, एंड कुछ एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और फीमेल है वो नोमैडिक लाइफ जीती है, उसकी रेंज कितनी होती है, लगभग फीमेल की 750 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर वो घूम लेती है। एंड IUCN के अंदर अफ्रीकन चीता क्या है, वुलनरेबल है, वुलनरेबल अंडर IUCN अफ्रीकन चीता। ठीक है, एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सेकेंड स्पीसीज है वो एशिया में पाई जाने वाली है, वो एशियाटिक चीता होती है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ईरान के अंदर कुछ एक स्पीसीज बची हैं, इसलिए ईरान ने हमको देने से मना भी कर दिया था। देन हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता है वो हम देख चुके हैं, नामीबिया के अंदर है। कूनो नेशनल पार्क में इनको ट्रांसफर किया गया था। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, MP के अंदर है। कूनो नेशनल पार्क में ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है। हर्बीवोर्स एनिमल लाइक सांबर नीलगाय, देन सांबर नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा, ब्लैक बक, ये कूनो नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। चौसिंगा भी मिलता है। कार्निवोर्स एनिमल लाइक लेपर्ड, स्लॉथ बियर, टाइगर भी मिल जाते हैं। तो MP को तो टाइगर स्टेट बोलते ही हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेपर्ड, टाइगर, नाव, चीता, ये सारी जो केट स्पीसीज है वो इसमें सारी हो जाएगी। गोल्डन जेकल भी है। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से पेचिस से कनेक्टेड है। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, वहाँ से भी कनेक्टेड है। एंड केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ से भी कूनो नेशनल पार्क कनेक्टेड है। इसको चूज क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल हैबिटेट है, लेपर्ड वगैरह पाए जाते हैं, तो उसी तरह का इसको हैबिटेट चाहिए होता है। एंड वाटर एंड ह्यूज प्रे बेस है, जहाँ पे चीता अपना शिकार कर सकता है, भूख नहीं मरेगा। एंड यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। एंड तो ये टॉपिक है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो इंटरनेशनल ट्रीटी
फॉर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, या फिर सीड ट्रीटी भी बोला जाता है इसको, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड ट्रीटी भी बोलते हैं, जो कि एक लीगली बाइंडिंग है, एफएओ के अंडर आती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 2001 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, 2004 के अंदर ये फोर्स में आती है, इंडिया इसको सिग्नेटरी है सीड ट्रीटी को, एंड इसी के अंडर में स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉलेट है, यानी कि जिसको हम डूम्सडे वॉलेट बोलते हैं, यानी कि एंड टाइम पे जो सीड हमें यदि परले आ जाए एंड तो हमारी जो सीड्स काम आएंगे वो ग्लोबल सीड वॉलेट, यहाँ से हम जो हर एक कंट्रीज अपना कुछ कंट्रीज से क्या है इसमें सीड स्टोर किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज़ कर सकें। तो ये कहाँ पे है, नॉर्वे के अंदर है। एंड इसके जो फंडिंग होती है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी जो फंडिंग है वो मेंबर्स भी देते हैं और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देता है। इसका एम क्या है, टू रिकॉग्नाइज दी, सीड ट्रीटी का एम क्या है, तो फार्मर्स के राइट को रिकॉग्नाइज करना है एंड असेस टू जेनेटिक मटेरियल है वो उपलब्ध कराना है। तो असेस किसको प्रोवाइड करानी है, फार्मर्स को देनी है, साइंटिस्ट को देनी है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ब्रीडर्स को भी उपलब्ध करानी है इसकी असेस, एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए वन ऑफ द एम। तो 3 एम कौन कौन से हो जाएंगे इसके, रिकॉग्नाइज द फार्मर्स राइट, असेस टू द बेनिफिट एंड असेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज को उपलब्ध कराना है, देन बेनिफिट शेयरिंग इज आल्सो वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। देन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंडिया के अंदर है, वो प्लांट मटेरियल से जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कौन देखता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1976 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर इस ट्रीटी के इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जिनसे प्लांट को रीग्रो किया जा सके, ग्रो किया जा सके। एनी पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच इट कैन बी ग्रोन इज कॉल्ड एज प्लांट जेनेटिक रिसोर्स बोलते हैं। एंड इंडिया ने अभी इसका जो 9th सेशन हुआ था किसका, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का 9th सेशन हुआ था, उसको होस्ट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। एंड इंडिया इसको जो एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, मल्टीलेटरल वर्किंग ग्रुप ऑन असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, उसको को-चेयर भी कर रहा है। तो इस मीटिंग के अंदर ये कंसेंसस से डिसाइड किया गया था कि फार्मर्स राइट है उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जो इसके बाद में एक टॉपिक दिया हुआ है वो है टेक्निक्स फॉर प्रमोटिंग प्लांट वेराइटीज को, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो जिनसे हम प्लांट की वेराइटीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 दी हुई है, 3 टेक्निक दी हुई है। पहला है फील्ड जीन बैंक, यानी कि खेत में हम उसको ग्रो कर सकें, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वो ग्रो होती है। दूसरा है इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, यहाँ से हम लेस देन 2 ईयर्स के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जीन को ग्रो कर सकते हैं। क्रायो बैंक, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में हम उनको स्टोर कर दें, जैसे कि डीप फ्रीजर वगैरह में 100 साल से ज़्यादा के लिए हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो टेक्निक फॉर प्रमोटिंग प्लांट वेराइटी कौन कौन सी हो जाएगी, फील्ड जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक एंड क्रायो जीन बैंक, ठीक है। देन सीड ट्रीटी के अंदर 3 इंस्टीट्यूशन आते हैं, सीड ट्रीटी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीलेटरल सिस्टम फॉर असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, दूसरा है बेनिफिट शेयरिंग फंड भी बनाया गया है इसके अंदर, एंड इस इंडिया की कोई कंपनी ने उसको थोड़ा सा पैसे भी दिए हैं। बेनिफिट शेयरिंग फंड बनाया गया है सीड ट्रीटी के अंदर, जो कि सपोर्ट्स करती है फार्मर्स को, कम्युनिटी को एंड इनोवेटर को। जो इससे जो शेयरिंग फंड है, बेनिफिट शेयरिंग फंड का अंदर जो पैसा आ रहा है वो फार्मर्स को दिया जाता है, कम्युनिटी को दिया जाता है। जैसे कि जीआई टैग होता है तो उसके लिए जो फंडिंग आती है तो उसमें थोड़ा बहुत इसको दे सकते हैं। इसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है सीड ट्रीटी की, जो कि हाईएस्ट ऑर्गन होता है, जो कि इसको फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी को इंश्योर करने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 5.6 है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन? पहले बात तो है कि ये ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022 से 2030 तक ये एक रिपोर्ट आई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये पब्लिश की है ये रिपोर्ट। एंड ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो एक्वेटिक फूड सिस्टम है, यानी कि मछली होगी, फिश होगी, उनका फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन को हम मैक्सिमम करें। तो उनका हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करना है फूड के अंदर, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड सिस्टम में यूज करें, न्यूट्रिशन के लिए यूज करें। तो इसके अंदर कुछ एक टारगेट दिए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, टारगेट या आउटकम्स ये जो एनविसाज कर रहे हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल फिश लॉस हो रहा है उसको आधा करना है, हाफ करना है, एंड जो वेस्टेज हो रहे हैं उसको भी हाफ करना है बाय 2030, एंड जो फिश प्रोडक्शन है उसको 35% इंक्रीज करना है, इंक्रीज द कंजम्पशन को इंक्रीज करना है। दैन जो
फेज आउट द वायलेंस अगेंस्ट वोमेन है, तो इसके अंदर जो वायलेंस अगेंस्ट वोमेन है उसको भी कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है ये डेक्लरेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो डेक्लरेशन ऑन सस्टेनेबल फिशरी एंड एक्वाकल्चर। ये साइन की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी है जिसको बोला जाता है सोफी, COFI, सोफी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन फिशरीज। इसकी एक डेक्लरेशन है, डेक्लरेशन ऑन सस्टेनेबल फिशरी एंड एक्वाकल्चर। ये अंडर आती है किसके? COFI, सोफी के अंदर आती है। सोफी है वो अफे काउंसिल है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक काउंसिल है, उसका पार्ट है सोफी, ठीक है। एंड अफेओ का एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है 2022 से 2031 तक, तो वो बताता है कि अफेओ को क्या काम करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो विच आर्टिकुलेट्स अफेओ विजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड तो इंडिया के अंदर फिशरीज के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमने लॉन्च की है, रिवर रेंचिंग प्रोग्राम है, फिशरी एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड है, किसान क्रेडिट कार्ड है जो को एक्सटेंड कर दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू फिशरमैन एंड फिशरी सेक्टर। नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरी हमने लॉन्च की थी 2017 के अंदर। देन अभी जो न्यूज इन सोर्स दिया हुआ है तो उसमें देखते हैं, तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 पब्लिश की गई है। किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो पिछले साल का जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी UNFCCC की, तब वहाँ पे ब्रेक थ्रू एजेंडा लॉन्च किया गया था। तो वहाँ पे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर ब्रेक थ्रू लाने के लिए ब्रेक थ्रू एजेंडा लॉन्च किया गया था। तो ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 रिलीज की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन, तो ये 3 इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है, वो यूनेस्को के द्वारा रिलीज की गई है। एंड ये इसकी थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसकी थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट की ये थीम है। एंड 9th वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये डकार इन सेनेगल, तो डकार इन सेनेगल के अंदर इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है वो अगला टॉपिक है वन वाटर अप्रोच। तो वन वाटर अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि जो पानी बच गया हो, वेस्ट वाटर है, उसको हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, और इसके जो वन वाटर अप्रोच के अंदर हम क्या है सारे स्टेक होल्डर हैं उनका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर है 5.74 अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के साथ मिलके इन्होंने अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये सैटेलाइट इमेजिंग करेंगे ग्राउंड वाटर बॉडीज की, ठीक है। वाटर बॉडीज होती है जैसे वेटलैंड होती है, उनकी सैटेलाइट इमेजिंग करेंगे एंड ये हेल्प करेगा सिटीज को वाटर कंजर्वेशन में, वाटर मैनेजमेंट में। तो ये अर्बन वाटर बॉडी है, तो अर्बन सिटीज के अंदर ही कर रहे हैं इसके अंदर अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वच्छ सुजल प्रदेश। स्वच्छ सुजल प्रदेश का ये टैग दिया गया था किसको है? पहला है फर्स्ट इंडिया के अंदर कौन सा बन गया है? वो अंडमान एंड निकोबार की यूनियन टेरिटरी है, वो फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। तो इसके कौन सा होता है? इसकी क्राइटेरिया क्या है स्वच्छ सुजल प्रदेश के? इसके क्राइटेरिया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए हर एक घर में, ODF प्लस अचीव कर लिया होना चाहिए, एंड क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन लाइक इंफॉर्मेशन एजुकेशन कंपेनियन उसको लॉन्च किए होने चाहिए उसके अंदर। तो 3 क्राइटेरिया हैं इसके स्वच्छ सुजल प्रदेश का टैग लेने के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ODF प्लस, एंड थर्ड इज क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन। ये कौन देता है? स्वच्छ सुजल प्रदेश का स्टेटस है वो कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देती है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जलदूत ऐप है। जलदूत ऐप किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिलीज किया है। जलदूत ऐप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है? वो ग्राउंड वाटर है उनको मेजर कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। एंड इसके लिए कौन मॉनिटर करेगा? मॉनिटर करने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, उसको नाम क्या है? रोजगार सहायक का नाम दिया गया है, ग्राम रोजगार सहायक। तो ये जो ग्राम रोजगार सहायक है वो साल के अंदर 2 बार जो जल का लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल है, उसको मॉनिटर करेंगे। और ये 2 बार, यानी कि एक बार प्री मानसून एंड सेकेंड इज पोस्ट मानसून, इसके अंदर जो भी वाटर ग्राउंड वाटर का लेवल होगा वो इसके ऐप के अंदर वो फीड कर देंगे, ठीक है। इससे हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा ताकि नेशनल पॉलिसी बनाने में और इफेक्टिव मदद मिले। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन है।
ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड 14 अनदर कंपनीज हैं, उनके द्वारा ये रिलीज की गई है, ये लॉन्च की गई है ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन क्या होता है? CO2 को डिक्रीज करना है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो निकलने वाली CO2 है उसको डिक्रीज करना है। इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसको डिक्रीज करना है। तो ये ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन यानी कि CO2 फ्रॉम इंडस्ट्री को डिक्रीज करना है। तो इसके अंदर क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी भी पार्ट है एंड 14 अनदर कंपनीज, जिसमें से सीमेंस है, टाटा स्टील फ्रॉम इंडिया है, जिंदल स्टील है इंडिया से, ये पार्ट है इसका। एंड इसका एम क्या है? नेट जीरो इमिशन टू डिक्रीज द CO2 इन इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन। ठीक है, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन के अंदर इसको कम करना है। इसको बाली डिक्लेरेशन के अंदर लॉन्च किया गया है, बाली डिक्लेरेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट कौन सा था? वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट था, कोचीन एयरपोर्ट बन गया था 2015 के अंदर ही। तो इसी के रिगार्डिंग ये बताया हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देन 121 सिग्नेटरी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। एंड तो इसके अंदर क्या है? ये एक कोलिएशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोलिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। एंड बहुत सारी बातें हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं MCQ वाले सेक्शंस के अंदर और डिटेल में। ठीक है, तो ये इसका जो एम क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर, $1000 बिलियन मोबिलाइज करना है 2030 के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, बाय $1000 बिलियन बाय 2030 फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये वन ऑफ द एम है। इसको लॉन्च किया गया था पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। पेरिस एग्रीमेंट जब साइन किया गया था तब उसके साइड में इसको लॉन्च किया गया था। देन अगला है वो यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट है, ये पब्लिश की गई है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड अनदर्स, बहुत सारे दूसरे अदर बॉडी होती हैं, उन्होंने पब्लिश की है यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट बाय WMO, UNEP एंड अदर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग रिपोर्ट कार्ड। ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग रिपोर्ट कार्ड, नाम देखिए, ओशन का ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ओशन में क्या होता है? टेम्परेचर होती है, प्रेशर होता है, सैलिनिटी होती है वाटर की, उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग रिपोर्ट कार्ड है, ये रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनेस्को का एक इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है, उन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इसके साथ में एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम क्या है? गूज। तो तीन कौन कौन से हो जाएंगे? WMO, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन एंड यूनेस्को का जो गूज है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देन गूज क्या है? गूज एक परमानेंट ग्लोबल सिस्टम है जो कि ओशन को ऑब्जर्व कर रहा है और मॉडलिंग कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल आर्गो प्रोग्राम है। इंटरनेशनल आर्गो प्रोग्राम के अंदर हम टेम्परेचर, सैलिनिटी जो मेजर कर रहे हैं ओशन की। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल आर्गो प्रोग्राम है ये मेजर करता है टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर वगैरह को। किसके लिए? गूज एंड ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है, उन दोनों के लिए इंटरनेशनल आर्गो प्रोग्राम ये मेजर करता है ओशन की प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम्स है, ये लॉन्च किया गया है। इसके अंदर हम क्या है, जितनी भी CO2 इमिट हो रही है उसको हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जो CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर कार्बन क्रेडिट बनाए जाते हैं आजकल। तो कार्बन क्रेडिट को पहली बार लॉन्च किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो वहाँ से हम क्या है 1 टन ऑफ CO2 कितने के इक्विवेलेंट होती है? 1 टन ऑफ CO2 इज इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन क्रेडिट के अंदर होती है। तो कार्बन क्रेडिट की कार्बन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो जहाँ जो कंट्रीज कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं उनको फायदा होता है, तो उसके लिए उनको मॉनेटरी पैसे मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसी के अंदर उसी को ज़्यादा बेटर तरीके से इन्फोर्स कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। DMRV को डिजिटल मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग एंड वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं ये लोग जिसके अंदर कार्बन क्रेडिट को, CO2 को बेटर ट्रैक किया जा सके, कौन सा देश कितना बोल रहा है। कई देश होते हैं वो कम इमिट करते हैं, ज़्यादा इमिट करते हैं और कम बोलते हैं कि हमने कम इमिट किया है, तो ताकि इसके अंदर फ़ायदा ले सकें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, तो कार्बन कैप्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर करेंगे फिर उसको स्टोर कर देंगे। कहाँ पे? जनरली इसको अंडरग्राउंड में स्टोर किया जाता है। इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे तब उसको क्या बोलते हैं? कार्बन कैप्चर, यूज़ एंड स्टोरेज बोलेंगे। ठीक है,
एंड ये न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि नॉर्वे है वो बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट ओपन असेस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्ड कर रहा है कहाँ पे, नॉर्थ सी के अंदर ये बिल्ड कर रहा है। तो नॉर्वे इज बिल्डिंग वर्ल्ड फर्स्ट ओपन असेस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ सी। तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एंड यूज हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बाय रिफाइनरीज। तो ये बायो रिफाइनरीज है, बाय नहीं है, बायो रिफाइनरीज है, तो बायो रिफाइनरीज है, ठीक है। तो इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज है, ये इंडिया ने लॉन्च किया है। कहाँ पे इसको लॉन्च किया है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके अंडर इंडिया ने लॉन्च किया है। एंड इसके अंदर इंडिया, ब्राजील, यूके, कनाडा एंड यूरोपियन कमीशन भी इन्वॉल्व थे, हमारे साथ में थी। एंड फॉर फंडिंग, इसका काम क्या है, फॉर फंडिंग द गैप इन बायो रिफाइनरी वैल्यू चेन के अंदर जो भी गैप आ रहा है उसको ये लोग फंड करने के बारे में बात कर रहे हैं। मिशन इनोवेशन क्या है, मिशन इनोवेशन का जो काम है वो क्या है, टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के अंदर को इंक्रीज करना है। एंड इसके अंदर क्या है, 22 मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन भी मिशन इनोवेशन का एक पार्ट है। एंड इसका जो मेन काम क्या है, टू इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। मिशन उसके अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देना है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। तो मिशन इनोवेशन के 22 मेंबर हैं, प्लस यूरोपियन कमीशन है, इंडिया भी मेंबर है। एंड इसके अंडर तो मिशन इनोवेशन के अंदर एक मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन इनोवेशन बायो रिफाइनरी, ठीक है। तो इसी मिशन इनोवेशन बायो रिफाइनरी की रिपोर्ट है वो इंडिया ने अभी सबमिट की है, ठीक है। मिशन इनोवेशन बायो रिफाइनरी है वो इसके अंदर 7th मिशन है। एंड इसका जो टारगेट है इसके अंदर, तो 10% इसके अंदर मिशन इनोवेशन बायो रिफाइनरी के अंदर क्या है, 10% फोसिल बेस्ड यहाँ पे बेस्ड आएगा, फोसिल बेस्ड फ्यूल एंड केमिकल्स हैं, उनको रिप्लेस करना है बायो अल्टरनेटिव से बाय 2030। तो जो फोसिल फ्यूल्स हैं या फिर केमिकल्स हैं उनको हमें बायो अल्टरनेटिव से रिप्लेस करने हैं। इसका टारगेट रखा गया है 10% बाय 10% बाय 2030 तक, ठीक है। इसके 3 पिलर हैं, इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, पॉलिसी बनाएंगे एंड पायलट प्रोजेक्ट को भी डेवलपमेंट कर रहे हैं मिशन इनोवेशन के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रीन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022 रिपोर्ट है, ये रिलीज की गई है। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। नाम आप ध्यान रख लो, नहीं रखोगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। हाइब्रिड पावर प्लांट इन जैसलमेर, हाइब्रिड पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है जैसलमेर के अंदर बाय अडानी ग्रीन्स के द्वारा। एंड जिसके अंदर सोलर होगी 600 वाट की एंड विंड होगी 150 वाट की, 150 मेगावाट की, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डार्क स्काई रिजर्व इन हानले लद्दाख, तो ये एस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, एंड ये डार्क स्काई रिजर्व वो एरिया होते हैं जहाँ पे मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस हो, जहाँ पे मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस हो, जिसके कारण क्या है एस्ट्रोनॉमी को वो क्या है ज़्यादा बढ़ावा देगी। एंड ये लॉन्च किया गया है डार्क स्काई रिजर्व किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है हानले के अंदर। एंड डार्क स्काई रिजर्व का जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व एसोसिएशन देता है। जैसे कि जो ब्लू जो हमारे फ्लैग्स होते हैं, बीच होते हैं, ब्लू बीचेस का स्टेटस कौन देता है, फी देती है फाउंडेशन फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन है वो देता है। उसी तरह से डार्क स्काई रिजर्व का स्टेटस है वो कौन देता है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन देता है। एंड इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, यूएसए का है। एंड तो ये किसको देती है, प्लेस को भी दे सकती है ये स्टेटस, डार्क स्काई रिजर्व का प्लेस को भी दे सकती है, पार्क को भी दे सकती है, सेंचुरी को भी दे सकती है। एंड डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, इट इज़ एन एरिया विद मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस दैट हेल्प इन एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज। एंड चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है उसके अंदर उसका पार्ट है क्या है, सो मरोरी लेक है वो लद्दाख के अंदर, वो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है सो मरोरी लेक, ठीक है। एंड ये लद्दाख प्लेटू के अंदर पड़ती है। यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है कारजोक विलेज, KARZOK, कारजोक विलेज है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है, वो वहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे ब्लू ब्राउन बियर भी देखने को मिलते हैं, स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, बाराल एक मैमल है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, मैमल क्या ये स्पीसीज है बहरहाल। देन नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी वियना कन्वेंशन के अंदर। वियना कन्वेंशन किस लिए है, वियना कन्वेंशन है टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कब आया था, 1985 के अंदर आया था।
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, तो उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हम फेज आउट करने के बारे में बात कर रहे थे। एंड ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ओनली यूएन ट्रीटी है दैट इज रेटिफाइड बाय ऑल द यूएन मेंबर। इंडिया ने साइन कर ली थी 1992 के अंदर इसको साइन किया था। एंड ये जो है प्रमोट हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इसके अंदर क्या है, जो अल्टरनेटिव थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उनका अल्टरनेटिव प्रमोटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को प्रमोट किया गया था CFCs के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा, जिसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। तो इनका जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का एक हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, ये इसको रिलीज नहीं करते हैं, इसको जो ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इसको डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो डिप्लीट नहीं करते हैं, परंतु इनका ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है। इसलिए जो हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट रखा गया है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसको अचीव करने के लिए किगाली अमेंडमेंट किया गया था टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। उसके अंदर हमने क्या डिसाइड किया कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको भी फेज आउट करेंगे, क्योंकि इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो किगाली अमेंडमेंट लाया गया था 2016 के अंदर, इंडिया ने साइन कर लिया था 2021 के अंदर। तो इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट कब साइन किया था, 2021 के अंदर। एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs हैं, वो सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, स्टॉकहोम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन से है। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि जल्दी से डिग्रेड नहीं हो, इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, जिसके कारण जो कि कार्सोजेनिक भी होते हैं। एंड ये स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इंडिया ने रेटिफाई की थी 2006 के अंदर, स्टॉकहोम कन्वेंशन को इसके अंदर रेटिफाई कर लिया था। एंड इसके अंदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, दे एक्यूमुलेट बायो एक्यूमुलेट कर जाते हैं फूड चेन के अंदर एंड दे डू नॉट डिग्रेड इजीली। ठीक है, एंड इसी की अभी क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन की एक 18th मीटिंग हुई थी। एंड इसके अंदर कौन कौन से केमिकल रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं, उनसे रिलेटेड एक कमेटी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिव्यू कमेटी। तो ये इनको कौन से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिव्यू कमेटी ये रिव्यू करती है कि कौन कौन से केमिकल इसके अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर लाने हैं, कौन कौन से नहीं लाने हैं। तो उसकी एक 18th मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर डिसाइड इन 5 POPs पे चर्चा की गई थी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ये जो 5 है, डेक्लोरेन, ठीक है, डेक्लोरेन एंड UV328, देन मीडियम क्लोरिनेटेड पैराफिन फ्लेम्स रिटार्डेंट, एंड चौथा है लॉन्ग चेन परफ्लूरोकार्बन एसिड, एंड 5वां है क्लोरोपाइरीफोस। इन 5 POPs पे चर्चा की गई थी इस मीटिंग के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहले तो नाम दिए आ सकते हैं कि जैसे कि डेक्लोरेन, UV328 एंड क्लोरोपाइरीफोस, ये क्या चीज़ है, दीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है पहले एंड इनको डर्टी डजन भी बोला जाता है 12 ऐसे कंपाउंड्स को। देन ये आपको याद रखने हैं क्या क्या है, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं। इनमें इन दोनों को रिकमेंड कर दिया गया है, जो पहले वाले 2 डेक्लोरेन एंड UV328, इनको इंक्लूड कर दिया गया, इनको रिकमेंड किया गया है इस कमेटी के द्वारा टू इंक्लूड इन शेड्यूल 1 ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन के शेड्यूल 1 में इनको इंक्लूड करने के लिए बारे में बात की गई है। बाकी को बाद में डिसाइड करेंगे ये लोग अगली मीटिंग में। तो डेक्लोरेन क्या होता है, डेक्लोरेन एक फ्लेम रिटार्डेंट होता है। डेक्लोरेन क्या है, फ्लेम रिटार्डेंट है। एंड UV328 ये स्टेबलाइजर होता है। देन लॉन्ग चेन ये क्लोरोपाइरीफोस होते हैं, ये पेस्टिसाइड होता है। तो ये क्लोरोपाइरीफोस क्या है, ये एक पेस्टिसाइड है। ठीक है, एंड फर्स्ट 2 को हम इंक्लूड करेंगे एनेक्सर 1 के अंदर ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर। देन नेक्स्ट है टॉपिक है वो बेजल कन्वेंशन है। बेजल कन्वेंशन कब आया था, 1989 के अंदर आया था। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस है, उनका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपको भेजना चाहते हो तो उससे रिलेटेड है। एंड रोटरडैम कन्वेंशन है, वो किससे रिलेटेड है, रोटरडैम कन्वेंशन है वो रिलेटेड है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट से। यदि हम चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई भी हायर जो केमिकल होगा उसको हम भेजना चाहें वहाँ पे, तो हमें उसका
क्या लेना पड़ेगा, चाइना का प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। तो रोटरडैम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट से रिलेटेड है। एंड इसके अंदर रोटरडैम कन्वेंशन की एक कमेटी थी, केमिकल रिव्यू कमेटी, उसकी भी अभी मीटिंग हुई थी। एंड उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि दो केमिकल्स इप्रोडाइन एंड टर्बूफोस, तो इनको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट में इंक्लूड करने के लिए ये डिसाइड किया गया है। किसको, इप्रोडायोन एंड टर्बूफोस, इनको इंक्लूड करने के लिए PIC प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट में इनको इंक्लूड करने के लिए डिसाइड किया गया है। एंड इप्रोडाइन क्या होता है, ये एक फंजीसाइड है। इप्रोडाइन क्या है, एक फंजीसाइड है जिसको यूज किया जाता है वाइन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अंदर यूज किया जाता है। एंड टर्बूफोस है वो इंसेक्टिसाइड है जिसको पोटैटो, सोरगम, बीट्स इनकी क्रॉप्स में इसका यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का, टर्बूफोस का। एंड इप्रोडाइन इज ए फंजीसाइड। देन अनुपम वर्मा कमेटी आई थी 2015 के अंदर टू रिव्यू द पेस्टिसाइड। तो जो पेस्टिसाइड थे इंडिया के अंदर उनको रिव्यू करने के लिए, बहुत सारे पेस्टिसाइड है उनको, उसके लिए एक अनुपम वर्मा कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड उसने इन दो जो इप्रोडाइन एंड टर्बूफोस है उनको रिकमेंड किया था कि उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड परंतु अभी इसको क्या कर दिया गया है, इसको जो रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर इसको PIC के अंदर इंक्लूड करने के बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव, ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड USAID। USAID एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इनिशिएटिव है, इन दोनों का इनिशिएटिव है। एंड इसके अंदर वो टारगेट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट से बाहर 28 लाख ट्रीज हम प्लांट करेंगे, जो कि हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस USAID का है। टारगेट कितना है, 28 लाख ट्री प्लांट करने हैं आउटसाइड फॉरेस्ट। देन ये 7 स्टेट्स के अंदर इसको लागू किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को। एंड हरियाणा, कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे, हरियाणा, राजस्थान, UP 3 हो गए, फिर आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड असम, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स में इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है 4th टाइगर रिजर्व UP के अंदर। तो पहले 3 कौन कौन से थे, दुधवा, पीलीभीत एंड अमनगढ़ थे, ये टाइगर रिजर्व थे पहले 3। तो UP के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, कौन कौन से, रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत एंड अमनगढ़, ठीक है। ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये बुंदेलखंड रीजन के अंदर लाई करता है UP के। एंड बुंदेलखंड रीजन UP और MP दोनों में लाई करता है। एंड यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इसको जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा है नील कुरुंजी। ये नील कुरुंजी और कुरुंजी है, ये यहाँ पे कुंजी नहीं है, कुरुंजी है, कुरुंजी। ये फ्लावर्स होते हैं एंड जो 12 साल के बाद इनको ये जो ब्लूम करते हैं। तो ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट को। एंड ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाले 3 रीजन में पाए जाते हैं। नीलगिरी हिल्स जहाँ पे पाई जाती है, ये एवरी 12 ईयर में ब्लूम करते हैं। रिसेंटली इनको देखा गया था, चंद्रद्रोणा माउंटेन्स हैं, चंद्रद्रोणा माउंटेन्स, वहाँ पे ये ब्लूम किए गए थे। ये चंद्रद्रोणा माउंटेन कहाँ पे है, ये कर्नाटक के अंदर है। एंड ये जो लगभग 1200 से लेके 2400 मीटर के अल्टीट्यूड पे ऊपर तक हाइट पे ये ब्लूम करते हैं। तो कृतज्ञा नेक्स्ट टॉपिक है वो कृतज्ञा 3.0 है। ये एक हैकाथॉन है टू प्रमोट क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय इनोवेशन। तो कृतज्ञा 3.0 क्या है, ये एक हैकाथन है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। एंड ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है वो रूल करो है। रूल करो ये क्या होता है, ये डैम के अंदर कितना पानी सेफ है उससे रिलेटेड है। तो ये डैम सेफ्टी से रिलेटेड है रूल कर्व। एंड इट टेल अस अबाउट द लेवल ऑफ द वाटर। एंड ये मुल्ला पेरियार डैम है तमिलनाडु के अंदर, वो पहला डैम बन गया है रूल कर्व को इंप्लीमेंट करने वाला। नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो ग्रीन फिन्स हब है। एंड ग्रीन फिन्स हब किसका इनिशिएटिव है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड रीफ फाउंडेशन है, उन दोनों का इनिशिएटिव है। ग्रीन फिन्स इनिशिएटिव किसका है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस वर्ल्ड रीफ फाउंडेशन यूके दोनों का मिलकर इनिशिएटिव है। इसके अंदर वो लोग क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे टू कंजर्व द मरीन इन्वायरमेंट। यहाँ पे कौन सा है, मरीन इन्वायरमेंट है। एंड इसके अंदर बहुत सारे जो डाइव ऑपरेटर्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। ग्रीन फिन्स हब बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस वर्ल्ड रीफ फाउंडेशन यूके। वर्ल्ड रीफ फाउंडेशन कहाँ का है, यूके का है। उन दोनों का ये एक इनिशिएटिव है, यानी कि इसके अंदर एक डिजिटल पोर्टल या फिर हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बनाया गया है मरीन कंजर्वेशन के लिए। तो ये था हमारा सितंबर मंथ का विजन IAS का कंप्लीट इन्वायरमेंट करंट अफेयर। धन्यवाद।